होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 गृह गणित का भाग 2। पिछले लेक्चर में आपने सीखा था गृह गणित का अर्थ, महत्व, नाप तौल की दशमलव प्रणाली और दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा था। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा करना, दशमलव संख्याओं का भाग करना, लाभ हानि निकालना और साधारण ब्याज निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं को गुणा करना। दशमलव संख्याओं की गुणा करने के लिए महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं, जिसमें पहला नियम है दशमलव संख्या को यदि पूर्णांक से गुणा करना है तो पहले दशमलव बिंदु पर ध्यान न देकर पूर्णांक संख्याओं की तरह गुणा किया जाता है। इस नियम में यह बताया गया है कि यदि दशमलव संख्या से पूर्णांक को गुणा करना है तो दशमलव बिंदु पर ध्यान न देकर पूर्णांक संख्याओं की तरह ही गुणा करना है, जैसे पूर्णांक संख्याओं की गुणा करते हैं। जैसे कि 1.3 में 2 की गुणा करनी है आपको, गुणे 2, तो इसको हम इस दशमलव पर ध्यान न देकर 13 गुणे 2 समझकर गुणा करेंगे। तो 2 तियां 6 होता है और 2 एकम 2, तो इस तरीके से हमें 26 प्राप्त हुआ। अब दशमलव एक संख्या से पहले लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारी दशमलव संख्याओं का गुणा हो जाएगा। दूसरा नियम बताया है गुणा में जितने भी दशमलव अंक हों उतने ही अंक गुणनफल में दाहिनी ओर से गिनकर दशमलव बिंदु लगा। जैसे कि यहाँ पर 1.3 में हमने गुणा किया 2 का, तो हमें 26 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ से इधर दाहिनी ओर से गिनकर कितने संख्या के बाद दशमलव लगा है, एक कितनी संख्या से पहले दशमलव लगा है, तो वह गिनकर हम गुणनफल में भी दशमलव लगाएंगे। ऊपर देखिए कि एक संख्या से पहले दशमलव लगा है, अतः हम एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर 2.6 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ऊपर 2 संख्या से पहले दशमलव लगा है तो नीचे भी हम 2 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से 6 2 2 6 और उसके पहले हम दशमलव लगा देंगे और इसके आगे शून्य लिख देंगे। इस तरीके से हम संख्याओं को गिनकर दशमलव लगाते हैं। दशमलव संख्याओं को गुणा करने का तीसरा नियम है निकटतम मान ज्ञात करने के लिए दशमलव के प्रथम स्थान के लिए द्वितीय अंक लिखिए। यदि यह अंक 5 से कम है तो इसे छोड़ देते हैं, और यदि यह 5 अथवा 5 से अधिक है तो प्रथम अंक में 1 जोड़कर निकटतम मान लिखा जाता है। जैसे 3.24 का निकटतम मान 3.2 तथा 3.25 का निकटतम मान 3.3 लिखा जाता है। नियम नंबर 3 है निकटतम मान। निकटतम मान ज्ञात करने के लिए दशमलव के प्रथम स्थान के लिए द्वितीय अंक देखिए। जैसे कि 1.13 है, दशमलव के 2 स्थान हैं 1 और 3, तो यदि यह अंक 5 से कम है तो इसे छोड़ देते हैं। जैसे कि जो दूसरा अंक है इसको देखना पड़ता है, दशमलव के बाद द्वितीय स्थान को देखना पड़ता है, तो दूसरा स्थान 5 से कम है तो इसको छोड़ देंगे, तो इसका निकटतम मान 1.1 होगा। इसी प्रकार यदि जैसे संख्या है 3.25 संख्या है, तो इसका निकटतम मान होगा, यदि दूसरा स्थान 5 अथवा 5 से अधिक है तो उसमें आगे वाले पहले स्थान पर 1 जोड़ देंगे और तब हमें निकटतम स्थान प्राप्त हो जाएगा। 5, चूँकि दूसरा स्थान यहाँ पर 5 है अथवा 5 से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे, जो पहले वाली संख्या 2 में हम 1 जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 3.3। तो इसका निकटतम 3.25 का निकटतम मान है 3.3। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा।
उदाहरण नंबर 1 है 4.5 गुणा 4। 4.5 में 4 का गुणा करना है। तो हमारे नियम में बताया गया था कि दशमलव पर ध्यान नहीं देना है, पूर्णांक की तरह गुणा करना है। तो हम दशमलव को ध्यान न देकर सामान्य तरीके से गुणा करेंगे। 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो अब संख्या हुई 180। और अब हम जितनी संख्या के नियम नंबर 2 बताया गया था, जितनी संख्या के बाद जितनी संख्या से पहले दशमलव लगा है तो भागफल में भी उतनी संख्या से पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर एक संख्या से पहले दशमलव लगा है, अतः हम भागफल में भी एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। यहाँ 0 से पहले दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से दशमलव संख्याओं का गुणा होगा। उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 है ऋचा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 2 घंटे में स्कूल से घर पहुंची। तो स्कूल से घर की दूरी बताइए। इसका हल इस प्रकार है। चूंकि ऋचा 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर चलती है, तो इसलिए ऋचा 2 घंटे में कितना चलेगी। जब 1 घंटे में वह 2.5 किलोमीटर अर्थात 2.5 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी। तो हम इस यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। अब गुणा करते हैं। 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। चूंकि यहाँ पर एक संख्या से पहले दशमलव लगा है, अतः गुणनफल में भी हम एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त होगा 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम गुणा के सवालों को हल करेंगे। अब हम दशमलव संख्याओं में भाग करना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं में भाग करने के नियम इस प्रकार हैं। दशमलव संख्याओं का भाग साधारण भाग के समान होता है। अंतर केवल इतना होता है कि जैसे ही दशमलव के बाद वाला अंक उतारते हैं, वैसे ही भागफल में भी दशमलव लगा देते हैं। तो इसको साधारण भाग की तरह ही करते हैं, और जब दशमलव आता है तो दशमलव भागफल में भी उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। दूसरा नियम है भागफल प्रायः दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात किया जाता है। यदि तीसरे अंक में 5 या उससे अधिक अंक आए तो आगे वाले अंक में 1 अंक बढ़ाकर लिख देते हैं। यदि तीसरा अंक 5 अंक से कम आए तो बाद वाला अंक वैसे ही छोड़ देते हैं, और उससे पहले वाले दोनों अंक भी वैसे ही रहते हैं। जैसे 25.1 में 3 का भाग देना है, तो हम इस तरीके से देंगे। 3 अट्ठे 24, 1 शेष बचा। दशमलव यहाँ है तो दशमलव भागफल में भी लगा देंगे, और अगली संख्या उतार लेंगे 1। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का। 3 तियां 9, 11 में से 9 गया, शेष 2 बचे। फिर दशमलव के बाद जब एक बार लग जाता है तो उसके बाद हम शून्य बढ़ाते जाते हैं। यदि हमारी संख्या में भाग नहीं जा पा रहा है तो शून्य बढ़ा देते हैं। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 छक 18, फिर से 2 शेष बचा, फिर शून्य लगा देंगे, और फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 18, फिर से शेष बचा। तो इस तरीके से शेष बचता जाएगा और उस पर शून्य लगा के करते जाएंगे, भाग करते जाएंगे। किंतु हमें दशमलव के बाद 3 स्थान तक ही भाग करना है। तो अब हमारा 8 दशमलव उत्तर आया 8.366। तो अब ये बता रहे थे ये नियम कि यदि तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो पहले वाले संख्या में 1 जोड़ देंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 3 और 6 और 1 7, 8.37 ये उत्तर निकटतम उत्तर प्राप्त होगा। चलिए अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है 135 को 10.2 से भाग करना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 135 बटे 10.2। चूँकि हमारी भाजक संख्या दशमलव में है, अतः इसमें हम 10 की गुणा करेंगे इसको पूर्णांक बनाने के लिए। जब हम भाजक में पूर्णांक बनाने के 10 की गुणा करेंगे तो ऊपर भाज्य में भी 10 की गुणा करनी होगी। तो अब हमें संख्या प्राप्त होगी 135 गुणे 10 बराबर 1350 और नीचे गुणा करेंगे तो 10.2 की 10 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 102। इस तरीके से हमारा भाज्य जो है एक पूर्णांक संख्या बन जाता है। अब साधारण विधि से भाग किया जा सकता है। 1350 में 102 का भाग देना है। 102 एकम 102, शेष बचेगा 5 में से 2 गया 3 शेष, 3 में से 0 गया 3 शेष, 1 में से 1 गया कुछ नहीं शेष बचेगा। उतारे लिए हमने 0, फिर से पहाड़ा पड़ेंगे 102 तियाँ 306, फिर घटाएंगे 0 में से 6 जा नहीं सकता अतः हम 3 से 1 दहाई लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गए शेष 4, यहाँ चूँकि 3 अपनी 1 दहाई 0 को दे चुका था अतः यहाँ पे 2 शेष बचेंगे और 2 में से 0 गया तो शेष 2 और 3 में से 3 गया कुछ भी शेष नहीं बचा। अतः अब संख्या शेष है 24। 24 102 से नहीं कटेगा, उससे कम संख्या है अतः यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगा के यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब संख्या आ गई 240। फिर से पहाड़ा पड़ेंगे 102 दूनी 204, फिर घटाएंगे 0 में से 4 जाएगा नहीं अतः एक दहाई लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6 शेष बचा, यहाँ पर 3 शेष था 3 में से 0 गया 3 आ गए और 2 में से 2 गए कुछ भी शेष नहीं बचा। फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे 360 संख्या हो जाएगी। फिर से पहाड़ा पड़ेंगे 102 तियाँ 306, तो शेष बचेगा 54। अतः अब ये हमारा 54 जो है शेषफल है। जो यहाँ पर आया है वो भागफल है। जिस संख्या से हमने भाग दिया वो भाजक है और जिस संख्या में भाग दिया है वो भाज्य है। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। एक पैंट बनाने में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है। 20.25 मीटर कपड़े में कितनी पैंटें बनेंगी? इसका हल इस प्रकार है। 2.25 मीटर कपड़े में कितनी पैंट बनती है? एक पैंट बनती है। तो 1 मीटर कपड़े में पैंट का कितना भाग बनेगा? 1/2.25। इतना भाग 1 मीटर कपड़े में पैंट का बनेगा। तो इसलिए 20.25 मीटर कपड़े में कितनी पैंट बनेंगी? 1/2.25 गुणे 20.25। अब इस संख्या को हम हल कर लेंगे। चूँकि दशमलव और दशमलव 20.25 बटे 2.25 इस तरीके से 20.25 में 2.25 के भाग देना है। चूँकि ऊपर भी दो संख्या से पहले दशमलव लगा है और नीचे भी 2 संख्या से पहले दशमलव लगा है, अतः हम दशमलव को दशमलव से काट देंगे। अब हमें नई संख्या प्राप्त होगी
2025 बटे 225। इसको हम नए सिरे से साफ साफ लिख लेते हैं। दो 2025 बटे 225। तो यानी कि 225 से 2025 को भाग देना है। तो 2025 का जब हम 9 बार गुणा करेंगे, 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा। इसको अगर पहाड़ा नहीं आता है 225 का, नहीं आता होगा किसी को भी, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से करके देख लेना चाहिए, गुणा करके देख लेना चाहिए। 225 गुणे 9, क्योंकि 225 का पहाड़ा हमें 9 बार पढ़ना है, तो हम इस तरीके से गुणा करके पता कर लेंगे। 9 पना 45 के 5, हाथ से लगे 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22 के 2, हाथ से लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 2025 आया, अर्थात 225 नेमा 2025। तो इस तरीके से 225 से 2025 में भाग देंगे तो 9 बार कटेगा। 225 नेमा 2025, संख्या पूरी पूरी कट गई, अतः उत्तर हुआ 9 पैंट। तो 20.25 मीटर कपड़े में कितनी पैंट बनेंगी? 9 पैंट बनेंगी। अब हम सीखेंगे लाभ हानि निकालना। प्रायः दुकानदार वस्तुओं को कम मूल्य पर खरीदकर कुछ अधिक मूल्य पर सामान को बेचते हैं। मूल्यों का यह अंतर लाभ कहलाता है। जैसे कि 10 रुपये का उसने दुकानदार ने खरीदा एक पेन और उसको 15 रुपये में बेचा, तो इन दोनों का जो अंतर होता है, कितने का अंतर है? 5 रुपये का। तो 5 रुपये का ये जो अंतर है वही उसका लाभ कहलाता है। परंतु कभी कभी खरीदी हुई वस्तुओं के मूल्य में गिरावट भी आ जाती है, या फिर किसी मजबूरी के कारण दुकानदार को वो वस्तुएं खरीदे हुए मूल्य से भी कम दाम पर बेचनी पड़ती हैं। तो उस समय जो उन दोनों मूल्यों का जो अंतर आता है वह उसकी हानि कहलाता है। जैसे कि यदि उसने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी है और उसको वह 8 रुपये में बेच देता है, तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है 2 रुपये का, तो उसे 2 रुपये की हानि हुई, तो ये अंतर ही उसकी हानि कहलाती है। लाभ हानि की गणना का ज्ञान प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा न केवल घर की अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, बल्कि अतिरिक्त आय भी की जा सकती है। लाभ हानि की गणना के लिए अग्रलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर 1 है, किसी वस्तु को खरीदने को क्रय कहते हैं। जब हम किसी वस्तु खरीदते हैं तो उसको क्रय करना कहलाता है। खरीदते समय दिए जाने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वह उसका क्रय मूल्य होता है। दूसरा नियम है, किसी वस्तु के बेचने को विक्रय कहते हैं। किसी वस्तु को बेचने को विक्रय कहते हैं और वस्तु को बेचते समय मिलने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। नंबर 3 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम तथा विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ की प्राप्ति होती है। मतलब कम क्रय मूल्य पर खरीदते हैं और अधिक विक्रय मूल्य पर बेचते हैं, तो जो उसका अंतर होता है वह लाभ कहलाता है, तो उसे लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 4 है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य अधिक व विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। नंबर 5 है, लाभ तथा हानि का मूल आधार सदैव क्रय मूल्य होता है, क्योंकि क्रय मूल्य से ही हम लाभ और हानि को निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे कम या अधिक होने पर ही लाभ हानि होती है। जब हमें पता होगा कि हमने कितने रुपए में जो क्रय मूल्य कितना है, उसके आधार पर ही जितने मूल्य पर बेचा है अथवा जितने कम मूल्य पर बेचा है, अधिक मूल्य पर बेचा हो या कम मूल्य पर बेचा हो, तो क्रय मूल्य को ज्ञात करने पर ही लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 6 है, लाभ हानि की गणना पराया प्रतिशत में की जाती है। तो लाभ और हानि यदि जानना है तो लाभ और हानि हमेशा प्रतिशत में ही बताई जाती है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं।
उदाहरण नंबर 1 है, सोनू ने एक टेलीविज़न 2000 में खरीदा, परंतु बाद में पसंद न आने के कारण 1800 में बेच दिया, तो सोनू को कितने प्रतिशत हानि हुई? इसका हल इस प्रकार है। टेलीविज़न का क्रय मूल्य था 2000 रुपये और टेलीविज़न का विक्रय मूल्य 1800 रुपये था, अर्थात उसने कम दाम पर बेचा। तो हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, अर्थात 2000 में से 1800 रुपये घटाने पर 200 रुपये का अंतर आया। चूँकि 2000 क्रय मूल्य पर हानि उसकी 200 रुपये हुई थी, तो उसको कितने रुपए की हानि हुई? 200 रुपये की। क्योंकि हानि और लाभ हमेशा प्रतिशत में बताई जाती है, अतः अब इस 200 रुपये को हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो 200 गुणे 100 बदलने के प्रतिशत में बदलने के 100 से गुणा कराते हैं, और ये 200 रुपये की हानि कितने रुपए पे हुई? 2000 पे हुई। तो हम इसको आप इस तरीके से हल करेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा। अब शेष संख्या बची है 20/2, तो 2.20 हो जाएगा। अतः उसे 10% की हानि हुई, अतः उसे 10% की हानि हुई। तो इसका उत्तर होगा सोनू को 10% की हानि हुई। उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 1200 रुपये में खरीदकर 1500 रुपये में बेच दिया, अर्थात उसने 1200 रुपये में खरीदा था और अधिक मूल्य पर 1500 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? इसका हल इस प्रकार है। क्रय मूल्य, उसने घोड़ा खरीदा था 1200 रुपये में, विक्रय मूल्य था 1500 रुपये। तो लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, अतः 1500 में से 1200 घटा देंगे तो शेष 300 रुपये होगा मिलेगा, अर्थात उसे 300 रुपये का लाभ हुआ। तो अब 300 रुपये को प्रतिशत में बदलने के लिए 300 गुणे 100 बटे 300 रुपये का लाभ कितने पे हुआ? 1200 रुपये पे। 1200 रुपये पे उसे 300 रुपये का लाभ हुआ। तो अब ये संख्या प्राप्त हुई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य काटा, अब शेष बचा है 300/12। तो 12 से 300 काटेंगे, 12 दूनी, इसको साफ साफ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 300/12। इधर ये एक शेष बचा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, लिख देते हैं चलो। तो 12 दूनी 24, शेष 6 बचेगा, 12 पंचे 60। तो इस तरीके से 25 गुणे 1 आएगा तो बराबर 25 आ जाएगा। तो उससे 25% का लाभ प्राप्त। अब देख लेते हैं साधारण ब्याज की गणना। प्रत्येक गृहिणी को घर के आकस्मिक कार्यों के लिए प्रायः भविष्य निधि योजना से, बैंक से अथवा किसी अन्य स्रोत से रुपए उधार लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। सभी गृहिणियां बचत करती हैं और बचत किए गए धन को विभिन्न योजनाओं में भी लगाती हैं, तो उस पर भी ब्याज प्राप्त होता है, अथवा किसी से उधार लेती हैं तो भी उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो प्रथम स्थिति में गृहिणी को ब्याज देना होता है और द्वितीय स्थिति में उसे ब्याज की प्राप्ति होती है। अगर वो किसी अपनी योजना में लगाती है तो उसको ब्याज की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक गृहिणी को परिवार के हित में ब्याज की गणना का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ब्याज की गणना की सरल विधि इस प्रकार है। उधार दी अथवा ली जाने वाली धनराशि को मूलधन कहते हैं। उधार दी जाने वाली अथवा ली जाने वाली, चाहे आपने उधार कोई धनराशि ली हो या किसी को उधार धनराशि दी हो, तो वह मूलधन कहलाता है। दूसरा है, एक निश्चित समय के लिए, माह के लिए अथवा वर्ष के लिए जो धनराशि उधार ली जाती है अथवा दी जाती है, इसे अवधि या समय कहते हैं। तीसरा शब्द आता है उधार धनराशि के लिए देय अतिरिक्त धनराशि ब्याज कहलाती है। जो आपने धनराशि उधार ली थी, जो कि आपका मूलधन था,
किंतु उसके साथ में जो अतिरिक्त धन देते हैं या लेते हैं तो वह अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। ब्याज प्रायः एक निश्चित मात्रा में प्रतिमाह या प्रतिवर्ष 100 रुपये पर देय होता है, इसे ब्याज की दर कहते हैं। अर्थात 100 रुपये पर जितना ब्याज दिया जाता है वह ब्याज की दर कहलाती है। यह हमेशा प्रतिशत में ही होती है। 5वां है मूलधन प्लस कुल ब्याज को मिश्र धन कहते हैं। जब मिश्र धन ज्ञात करते हैं तो उसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिले होते हैं, तो मूलधन और ब्याज को मिलाकर मिश्र धन बनता है। 6 है ब्याज की गणना का आवश्यक सूत्र है। तो ब्याज की गणना करने के लिए सूत्र बनता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे अवधि बटे 100। ये इसका सूत्र है। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। रुपये 500 पर 6% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कुल कितना ब्याज देय होगा। 500 रुपये पर 6% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कुल कितना ब्याज देय होगा। तो इसका हल इस प्रकार है। चूंकि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे अवधि और बटे 100, तो ये इसका मूल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हम अंक संख्याओं को रख देंगे। ब्याज बराबर मूलधन है 500 रुपये, दर है ब्याज की 6% गुणे 6 और समय या अवधि है 3 वर्ष बटे 100। तो ये हमारी संख्या प्राप्त हुई है। इसको हम हल करेंगे। अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ऊपर संख्या बची है 5 गुणे 6 गुणे 3, तो अब हम इसकी गुणा करेंगे। 5 छक्का 30 और 30 तियाँ 90, अतः 90 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। यह इसका उत्तर है। अब हम उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। यदि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कुल ब्याज 180 देना पड़ा, तो उधार ली गई धनराशि अथवा मूलधन कितना है। तो इसमें मूलधन ज्ञात करना है। इसका हल इस प्रकार है। चूँकि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे अवधि बटे 100, तो इसलिए मूलधन ज्ञात करने का फार्मूला बनेगा मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे अवधि। तो अब हम इसको फार्मूला में रख लेते हैं अंकों को। मूलधन बराबर ब्याज है 180 गुणे 100 बटे दर है 6% की और अवधि है 3 वर्ष की। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 तियाँ 18, 0 उतार लिया, 3 एकम 3, 3 दशामन 30 हो जाएगा। अब 10 गुणे 100, अब संख्या मिली है हमको 10 गुणे 100, तो 10 गुणे 100 बराबर 1000। तो यह उसका उत्तर है, अर्थात मूलधन है 1000 रुपये। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्नों का। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपये है। यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपये है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। प्रश्न नंबर 2 है 4% वार्षिक दर से 600 रुपये का 3 साल का ब्याज कितना होगा। 4% वार्षिक दर से 600 रुपये का 3 साल का ब्याज कितना होगा। आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है ब्याज निकालने का सूत्र लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो गृहगणित पाठ से आज आपने सीखा दशमलव संख्याओं का गुणा करना, भाग करना, लाभ हानि निकालना और साधारण ब्याज निकालना सीखा। अगले लेक्चर में हम पाठ 7 जल के स्रोत एवं उपयोग तथा शुद्धिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।